हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम वीडियोस लेके आए हैं इकोनॉमिक सर्वे पर। इससे पूर्व हमने जो भी वीडियोस बनाए हैं बीपीएससी पीटी के संदर्भ में, वो सारे पॉलिटी से जुड़े हुए मुद्दे थे और उसको मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग बार बार सुनेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। अब हम आज से स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, और हम बताना चाहेंगे कि बीपीएससी के द्वारा पिछले वर्षों में इकोनॉमिक सर्वे पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि उसमें बजट के भी क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस भी लगभग सेम रहे हैं जितना बजट के रहे हैं। लगभग 5 से 10 क्वेश्चंस इकोनॉमिक सर्वे और बजट का मिला करके पूछा गया है। तो इस वीडियोस में हम देखते हैं मोटे तौर पर इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है। और बेसिकली मैं बताना चाहूंगा, इकोनॉमिक सर्वे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिल्कुल ही फैक्चुअल किस्म के पूछे जाते हैं, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चंस का भी आंसर तभी आप दे पाएंगे जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपको। तो मैं प्रयास करूंगा कि जहां जरूरत पड़े थोड़ा सा आपको जो बेसिक्स है वो भी समझाऊं। पूरा तो डिटेल में बताना संभव नहीं है, किसी अन्य वीडियो में पूरा डिटेल इकोनॉमिक जो टर्म्स होते हैं, इकोनॉमिक जो रूल्स होते हैं उसको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल पीटी के करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा थोड़ा जहां पर जरूरत पड़ेगी उस टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस पूछने का क्या पैटर्न रहा है। दोस्तों, जो इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसमें जो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं राष्ट्रीय आय या राज्य के आय पर, या फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सकल घरेलू उत्पाद या राज्य सकल घरेलू उत्पाद पर पूछे जाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय पर। साथ ही साथ पूछे जाते हैं तीनों आर्थिक क्षेत्रों में जो वृद्धि हुई। तीनों आर्थिक क्षेत्र मतलब हो गया कृषि, व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्र। तो तीनों आर्थिक क्षेत्र मूलतः 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। आर्थिक जो गतिविधियां होता है वो एक होता है कृषि से संबंधित, दूसरा हो गया उद्योग से संबंधित, तीसरा सेवा से संबंधित है। तो इन सब में क्या आंकड़ा है, क्या वृद्धि है, ये पूछा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राप्ति पर। ये क्वेश्चंस हर अल्टरनेट ईयर पूछे जाते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे बजट की क्या प्राथमिकता है। आप देखेंगे जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है तो बजट की कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं, जो आगे मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। इसी तरह से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके जो हमारे देश के वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, अगर फीमेल हो तो उनके लेबर का में क्या पार्टिसिपेशन हैं। अगर कोई स्टडी आई है, कुछ इकोनॉमिक सर्वे में उस तरह डेटा आया है या बजट में, तो उस पर क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। इसी तरह से ट्रेड की स्थिति पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो वस्तु का ट्रेड हो या सेवा का हो, तो उसके संदर्भ में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह से टैक्स जीडीपी अनुपात पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमारा जीडीपी के अगेंस्ट में कितना टैक्स लायबिलिटी है देश के ऊपर। इसी तरह से कृषि उत्पादन पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारा कृषि उत्पादन का क्या लक्ष्य है, क्या वृद्धि दर है। फिर इसी तरह से राजकोषीय घाटा के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिकल डेफिसिट पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसी तरह से कृषि ऋण या उद्योग पर ऋण पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितना ऋण बैंकों के द्वारा इन क्षेत्रों में दिया जाता है, या कितना बैंकों का ऋण इन क्षेत्रों में फंसा हुआ है, जिसको कि एनपीए भी कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी कहा जाता है। और नई जो स्कीम्स अगर सरकार के द्वारा लाई जाती है तो उस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से देश में विदेशी मुद्रा भंडार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार का कितना आकार है, कितनी उसका डाटा है, कितनी मतलब कि कैपेसिटी है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की, उस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ केंद्र राज्य के बीच में जो वित्त का बंटवारा, हमने बताया था कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त का बंटवारा को रीडिफाइन किया जाता है। तो जब जब इस तरह के वित्त आयोग का गठन किया जाता है, उसका रिकमेंडेशंस आते हैं, तो उस पर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और हर साल उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब इस 10 से 12 टॉपिक पर अगर आप पकड़ बना के रखेंगे तो आपका इकोनॉमिक सर्वे से एक भी क्वेश्चंस
आपका नहीं छूटेगा। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो इकोनॉमिक सर्वे की कम से कम 200-400 पेजेस के बुक्स हैं, जिसको पढ़ने में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जो उसका निचोड़ है, जो उसका जिस्ट है, उसको समझने का प्रयास करें। अब हम चलते हैं कि ये तो हो गया टॉपिक्स। इस टॉपिक्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको समझते हैं। इसमें जो भी टॉपिक्स है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके डेटा पर, आंकड़ा पर। जैसे सपोज दैट प्रति व्यक्ति आय का डेटा पूछेगा कितना है। अब साथ ही साथ ये पूछ सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद का साइज क्या है। इसी तरह से पूछ सकता है कि कृषि उत्पादन कितना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि वो आंकड़ा पूछ सकता है, वो साइज पूछ सकता है। साथ ही साथ उसमें वृद्धि दर पूछ सकता है कि पिछले साल कितना हुआ, इस साल कितना हुआ, उसका वृद्धि क्या रहा, ग्रोथ क्या रहा। मान लिया जीडीपी पिछले साल इतना था तो इस साल इसका साइज इतना हो गया, तो इस संदर्भ में कितना ग्रोथ हुआ, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से पूछे जाते हैं उसका टारगेट के रूप में। अगर हमने कृषि उत्पादन का कोई लक्ष्य रखा है 2025-26 में या 24-25 में, तो उस लक्ष्य के बारे में पूछा जाता है। इसी तरह से हमने एफडीआई का कोई लक्ष्य रखा है कि हाँ इस साल एफडीआई इतना प्राप्त होना चाहिए, तो उस लक्ष्य के बारे में पूछा जाता है। इसी तरह से हम अगर ये टारगेट रखते हैं कि हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है इतने साल में इतना बढ़ जाएगा, तो उस टारगेट के बारे में पूछा जाता है। इसी तरह से हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, इसके लक्ष्य के बारे में भी समय समय पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनके लक्ष्य के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह से प्रवृत्ति के बारे में पूछ सकता है। प्रवृत्ति का मतलब हो गया टेंडेंसी क्या रहा है, मतलब कि घटने और बढ़ने की। अगर टेंडेंसी की बात करें तो इस पर प्रायः प्रश्न पूछे ही जाते हैं, बीपीएससी में भी पूछे गए हैं, साथ साथ यूपीएससी में भी पूछे गए हैं कि पिछले साल ज्यादा था तो इस साल कम हुआ, अगले साल क्या अनुमानित है, ज्यादा रहने की, वृद्धि या कम रहने की। मतलब टेंडेंसी पूछे जाते हैं, इसमें फिगर नहीं पूछे जाते हैं। आपको वन लाइनर क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि राजकोषीय घाटा पिछले 5 साल में सबसे कम रहा है, क्या यह सही है, या जो बजटरी घाटा है पिछले 10 साल में सबसे अधिक रहा है। तो इस तरह के प्रवृत्ति पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह से इससे संबंधित कोई रिपोर्ट्स अगर प्रकाशित होता है तो उस रिपोर्ट पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लिया कि प्रति व्यक्ति आय पर कोई रिपोर्ट किसी समिति ने प्रस्तुत किया, तो उस पर तुरंत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से अगर कृषि उत्पादन पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है या कृषि ऋण के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने देखा कि क्या क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है और उस क्वेश्चंस के पैटर्न के अंतर्गत किस किस टॉपिक्स, उसके अंदर किस किस बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ जो इकोनॉमिक सर्वे के जो फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं, जिस पर कि प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल ही फैक्चुअल है जैसा पहले मैंने कहा, लेकिन इसको याद रखना है आपको, क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स आता है वो है आर्थिक वृद्धि दर का। आर्थिक वृद्धि दर का संबंध रहता है जीडीपी से। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको टर्म समझ लेना चाहिए कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो होता है उसको जीडीपी कहा जाता है। एक देश की सीमा केवल स्थलीय सीमा ही नहीं होता है, बल्कि समुद्री सीमा को भी सीमा माना जाता है। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उसके तहत 12 नॉटिकल मील दूर समुद्र में, उतना दूर तक क्षेत्र को एक देश की सीमा माना जाता है, और उस सीमा के अंतर्गत जितने भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो अगर हम इसके साइज की बात करें तो भारत के संदर्भ में इसका साइज 2024-25 में था 187.97 लाख करोड़ था। ये कांस्टेंट वैल्यू पर था, लेकिन अगर करंट वैल्यू की बात करें तो इसका जो हम साइज था भारत की जीडीपी का वो था 330.68 लाख करोड़। ये क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादा इसके वृद्धि पर पूछे जाते हैं, इसके ग्रोथ पर पूछे जाते हैं। इसी तरह से बिहार के संदर्भ में अगर देखेंगे कि बिहार का जीडीपी क्या है, तो बिहार का जीडीपी है अभी के वर्तमान में 9.7 लाख करोड़ है।
9.7 लाख करोड़ बिहार की जीडीपी है, जबकि भारत की जीडीपी 187 करोड़ समथिंग है और करंट वैल्यू पर 330 करोड़ समथिंग है। अब हम अगर ग्रोथ की बात करें कि आर्थिक वृद्धि ग्रोथ क्या रहा है, आर्थिक वृद्धि दर क्या रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व के स्तर पर क्या रहा है। दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि विश्व के स्तर पर जो ग्रोथ रहा है 2024-25 में वो सिर्फ 3.3% रहा है, मतलब 3.3% के दर से ही वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रोथ कर रही है और अगले साल इसके और घटने की संभावना है 3.2%। आपको मालूम ही है कि दुनिया में हर जगह जगह पर युद्ध छिड़ा हुआ है, चाहे वो अरब कंट्री के तरफ हो या फिर आपका रसिया की तरफ हो, फिर इसी तरह से अमेरिका के द्वारा टैरिफ वार प्रारंभ कर दिया गया है। इन सब को देखते हुए यह माना जा रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इकोनॉमिक क्रियाकलाप है वो उसमें कमी आएगी। स्वाभाविक सी बात है कि इकोनॉमिक क्रियाकलाप में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब कम होंगे तो प्रोडक्शन कम होगा और प्रोडक्शन कम होगा तो ग्रोथ भी कम होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 3.2% दुनिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको उसका प्रोजेक्शन किया गया है। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो भारत का 2024-25 में ग्रोथ 6.4% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस पर कि प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप भारत का 2024-25 में ग्रोथ कितना रहा है, तो उसका उत्तर है 6.4%। और अगले जो साल हैं आने वाले साल में भारत का ग्रोथ 6.3% से 6.8% अलग अलग दुनिया के जो एजेंसीज हैं या भारत की एजेंसीज आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा प्रोजेक्शन किया गया है। आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल अंतर है दुनिया की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ। भारत की इकोनॉमी इसलिए ज्यादा है, उसकी वृद्धि दर, इकोनॉमी की वृद्धि दर, क्योंकि भारत की असली ताकत देश की 140 करोड़ जनता है, क्योंकि हमारा बाजार इतना बड़ा है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में इतना बड़ा बाजार नहीं है जितना हमारे पास आंतरिक बाजार है। इसीलिए अमेरिका अगर कभी टैरिफ लगाता है, अगर हमारे माल पर हाई टैरिफ लगा करके उसको रोकने का प्रयास करता है, तो आप ये जान लीजिए कि उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश का बाजार इतना बड़ा है कि हमको विदेश में सामान अगर नहीं भी बेचें तो इस देश में उसकी खपत हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो वैश्विक जो गतिविधियां हैं उससे थोड़ी ही प्रभावित रहती हैं। तो 6.4% हमारा ग्रोथ रहेगा। अब अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार का संदर्भ में हमारा ग्रोथ जो है कांस्टेंट वैल्यू पर बिहार का ग्रोथ 9.2% होगा, जबकि करेंट जो रेट है, करेंट वैल्यू पर इसका रेट 14.4% होगा। तो ये हो गया आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में हमने बातें कही। अब अगर आर्थिक वृद्धि के अंदर अगर कृषि, उद्योग, व्यापार तीनों को अगर अलग अलग करके हम देखते हैं तो उससे भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर हम कृषि के बारे में बात करें कि कृषि का क्या रहा है ग्रोथ, तो उससे पहले ये समझ लीजिए कि जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, पूरे देश के कुल उत्पादन में कृषि का योगदान केवल 16% है। वहीं उद्योग में 22% है और व्यापार का सबसे ज्यादा योगदान है 62%। आपको यहाँ बेसिक समझ लेना चाहिए कि कृषि के अंदर केवल धान मतलब कि अन्न का उत्पादन नहीं आता है, बल्कि कृषि के अंतर्गत कृषि एवं उससे जुड़ी हुई अन्य गतिविधियां भी आती हैं, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन या फिर खनन उद्योग भी इसके अंतर्गत आते हैं कृषि के अंतर्गत, जो कि प्रकृति से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां रहती हैं वो कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों में आती हैं। और उद्योग में ऐसे सेक्टर आते हैं जिसका कि रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से आता है, मतलब कि कृषि क्षेत्र से आता है। अब इकोनॉमिक टर्म में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जबकि उद्योग को सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र, और सेवा को टर्शियरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। और सेवा में सबसे बड़ा हिस्सा व्यापार का होता है। व्यापार के अलावा सेवा में हम इसको रख सकते हैं, होटल उद्योग को भी रख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी सेवा के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये सारा चीजें हमने इकोनॉमिक ग्रोथ में ये बताया कि जीडीपी में कृषि और उद्योग और व्यापार का कितना भागीदारी रहता है। सबसे ज्यादा भागीदारी रहता है
सेवा क्षेत्र का। अब हम ग्रोथ की बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्र का क्या ग्रोथ रहा। तो 2024-25 में कृषि में ग्रोथ रहा है 3.8%। ये पूछा जा सकता है, आपको याद रखना चाहिए। यानी कि जीडीपी में अगर ग्रोथ रेट रहा है 6.4%, तो उसका जस्ट थोड़ा आधा कृषि का ग्रोथ रहा है 3.8%। अब अगर उत्पादन की बात करें तो 2024 अभी 24-25 के उत्पादन का डेटा नहीं आ पाया है, तो 2023-24 के उत्पादन का डेटा हमारे पास है 3323 लाख एमटी खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। 3323 मतलब 3323 लाख एमटी एलएमटी का खाद्यान्न का उत्पादन देश के अंदर हुआ है। और 2024-25 में अभी खरीफ का जो आंकड़ा आया है उसके अकॉर्डिंग 2024-25 में खरीफ का उत्पादन हुआ है 1647.05 एलएमटी लाख मीट्रिक टन। तो ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम उद्योग में। उद्योग में जो ग्रोथ रेट रहा है 2023-24 का हमारे पास डेटा है और वो है 5.9% ग्रोथ रहा है। मतलब कि जितना आर्थिक वृद्धि रहा है लमसम उतना ही उद्योग में इसका वृद्धि रहा है। अब हम चलते हैं सेवा क्षेत्र की तरफ। सेवा क्षेत्र का भी हमारे पास जो डेटा है 2023-24 का ही अभी प्रकाशित हुआ है। तो सेवा क्षेत्र में हम देखते हैं कि 2023-24 में हमारा जो निर्यात हुआ है वो हुआ है 437.1 बिलियन डॉलर का और आयात जो हुआ है 678.2 बिलियन डॉलर का। यानी कि इस अनुसार से हम जितना निर्यात करते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम आयात कर लेते हैं, जिसके कारण से हमारा घाटा, व्यापार घाटा ज्यादा है। 241 बिलियन डॉलर हमको अतिरिक्त सामान मंगवाना पड़ता है। मतलब कि जितना हम निर्यात करते हैं जितने पैसे का, उससे अधिक पैसे का हम आयात कर लेते हैं और वो फिगर है 241 बिलियन डॉलर अधिक का हम आयात कर लेते हैं। अब 2024-25 के नवंबर तक का ये फिगर है कि जो निर्यात हम करते हैं 283.7 बिलियन डॉलर का करते हैं और आयात करते हैं 472.5 बिलियन डॉलर का। और हमारा व्यापार घाटा अभी तक में नवंबर 24 तक में 189 बिलियन डॉलर आया है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जो हम व्यापार में घाटा है वो हमारा, अगर हम वस्तु और सेवा से, व्यापार का दो पार्ट है, एक वस्तुओं का व्यापार, एक सेवाओं का व्यापार। हम वस्तुओं के व्यापार में घाटे में हैं, लेकिन सेवाओं के व्यापार में हम घाटे में नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि सेवा व्यापार की क्या स्थिति है। हम सेवा व्यापार का जो स्थिति है वो है सरप्लस, यानी कि हम जितना सेवा का आयात करते हैं दूसरे देशों से, उससे कई गुना ज्यादा हम निर्यात कर देते हैं और इसका जो सरप्लस है 120 से 130 अरब डॉलर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के जो प्रोफेशनल हैं, जो कि डॉक्टर हैं चाहे इंजीनियर हैं, वो अपनी जो सेवाएं हैं विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के देते हैं और उससे जो पैसा देश को आता है वो इस सेवा क्षेत्र में चला जाता है। सेवा व्यापार में एक बड़ा हिस्सा प्रोफेशनल्स का रहता है। अब हम देखते हैं कि सेवा व्यापार में भारत का टॉप जो एक्सपोर्टर है, वो कौन है? इसमें सबसे ज्यादा सेवा व्यापार सबसे हम यूएसए को करते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है यूके। सबसे ज्यादा हम टॉप सेवा का जो एक्सपोर्ट करते हैं वो यूएसए को करते हैं और यूके को करते हैं, यूनाइटेड किंगडम को करते हैं। अब अगर हम विश्व में व्यापार में हिस्सेदारी की बात करें कि विश्व व्यापार में भारत की क्या हिस्सेदारी है, तो उसका भी डेटा देख लेते हैं। वस्तुओं के व्यापार के संदर्भ में भारत की जो हिस्सेदारी है विश्व में वो 1.8% है, जबकि सेवाओं के निर्यात की जो हिस्सेदारी है वो 4.3% है। ये सभी 2023 का डेटा अभी आया है हमारे पास। अब अगला जो हम देखते हैं कि देश का प्रति व्यक्ति आय क्या है और बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है, लेटेस्ट उस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो अभी जो देश की प्रति व्यक्ति आय है वो है 1,14,710 रुपया, 1,14,710 रुपया है। और बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 66,828 रुपया। आपको बताना चाहेंगे कि बिहार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है पूरे देश में, जबकि गोवा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य अगर कोई है
वो गोवा है। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय हो गई 66,828। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का डेटा, फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं। दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पहले एक लाइन में इसको समझ लीजिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको कहते हैं, कोई भी अगर दुनिया में अगर भारत में निवेश करने आता है, नई कंपनी खोलना चाहता है, या फिर अगर कोई नई पुरानी कंपनी है उसी को खरीदना चाहता है, मतलब एक तरह से इन्वेस्टमेंट आकर के दुनिया के कोई भी आदमी यहाँ कर करना चाहता है, कोई भी कंपनी, तो उसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमको दुनिया से डॉलर मिलता है, उसके बदले में रोजगार पैदा होता है हमारे देश के अंतर्गत। जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, इन सब के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उससे देश को एफडीआई, तो इसको डॉलर आता है और साथ ही साथ देश में रोजगार भी पैदा होता है। तो एफडीआई को एक आर्थिक वृद्धि के लिए या देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। यही कारण है कि देश में बहुत सारे सेक्टर्स जो आजादी के टाइम में, जहां की विदेशी निवेश को एक तरह से बैन कर दिया गया था। कारण क्या है, क्योंकि देश कई साल तक, हजार सैकड़ों साल तक एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गुलाम रहा था। तो इसके कारण से कि फिर से ऐसी कोई व्यवस्था ना हो जाए, फिर से ऐसा कोई शक्ति खड़ी ना हो जाए विदेशी, जो कि देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर ले और देश पर कब्जा करे। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब देश आजाद हुआ था, तो उस समय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को पूरी तरह से बैन कर दिया था, उसको बंद कर दिया था। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे देश जब शक्तिशाली हुआ, तो जो आर्थिक व्यवस्था के आर्थिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों को समय समय पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोला गया। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का क्या डेटा रहा है। 2024-25 में 81.04 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, और पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इसमें 14% की वृद्धि हुई है। अब इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से भारत में होता है, तो इसका उत्तर है सिंगापुर। सिंगापुर से सबसे ज्यादा टैक्स भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जाता है। आपके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि एक छोटा सा सिंगापुर देश कैसे इतने बड़े देश में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश कर सकता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि सिंगापुर के द्वारा जो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जाता है, वो केवल सिंगापुर का ही पैसा नहीं रहता है, बल्कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों का पैसा वहां इकट्ठा होता है, और पर उसके माध्यम से, सिंगापुर के माध्यम से भारत में निवेश किया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स का छूट दिया जाता है, सरकार के द्वारा टैक्स कंसेशन दिया जाता है। उसके कारण से अलग अलग मुल्क से भी लोग आकर के सिंगापुर के माध्यम से विदेशी निवेश करते हैं। दैट्स अनदर थिंग। अब हम देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटका ही मिलकर के देश के 50% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यहां पर आते हैं। अब हम चलते हैं, अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है राजकोषीय घाटा, जिसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। दोस्तों, हमारे देश का जितना इनकम होता है और जितना उसका खर्च होता है, उसको दोनों को अगर घटाएंगे तो जो हमारे पास बचता है वही हमारा राजकोषीय घाटा हो गया। मतलब कि जो हमारा इनकम है, वो इनकम और जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है, वो दोनों को माइनस करने के बाद जो डेटा निकल करके आता है वो हमारा राजकोषीय घाटा है। सरल शब्दों में ये कहें कि जितना हमारा राजकोषीय घाटा दिखेगा, इसका मतलब ये समझाया जाएगा कि हमारा उतना जो है, जो खर्च है, उसकी पूर्ति हमारे इनकम से नहीं हो रही है। मान लिया कि देश की जो आय अगर मान लिया 100 रुपया है और खर्च 105 रुपया हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया जितना हमारा इनकम हो रहा है उससे ज्यादा खर्च हो रहा है, यानी कि 5 रुपया अधिक खर्च हो रहा है। तो वो 5 रुपया हमारा राजकोषीय घाटा हो जाएगा, जिसको कि जीडीपी के संदर्भ में उसको डिफाइन किया जाता है। 2023-24 में अगर इसका डाटा देखें कि 2023-24 में देश का जो राजकोषीय घाटा रहा है वो रहा है 5.6%, मतलब 5.6%।
ये जितना ज्यादा रहेगा वो देश की उतनी बड़ी देश की आर्थिक बदहाली, देश की विफलता को दर्शाएगा। 5.6%। और सरकार का प्रयास ये रहा है कि यह 3% या 4% के आसपास रहे। अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है और इनकम कम हो रहा है। इसी तरह से हम 2024-25 और 25-26 के हमने इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको इसको टारगेट पूरा करना है। 24-25 का लक्ष्य है कि हमारा देश का जो राजकोषीय घाटा है वो सिर्फ 4.8% रहना चाहिए। इसी तरह से 24-25-26 के लिए हमारा जो टारगेट है राजकोषीय घाटा का है वो 4.4% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर पूछे जाएंगे कि हमारा 2023-24 का राजकोषीय घाटा कितना था और 24-25, 25-26 का हमारा लक्ष्य क्या है, ये पूछा जा सकता है। अब राजकोषीय घाटा के साथ साथ कभी कभी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा भी पूछा जा सकता है। अब ये क्या है, आपको ये समझना चाहिए कि जो देश का इनकम होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो एक राजस्व इनकम, दूसरा पूंजीगत इनकम। राजस्व इनकम में होता है जैसे कि टैक्स लगा दिए, चाहे रेलवे से इनकम हो गया या फिर किसी कंपनी से जो आय होती है वो सभी जो है राजस्व इनकम में आता है, रेवेन्यू इनकम में आता है। लेकिन अगर कंपनी को बेच करके अगर इनकम प्राप्त किया जाए तो उसको पूंजीगत इनकम कहा जाता है या कैपिटल इनकम कहा जाता है। तो केवल राजकोषीय राजस्व घाटा की अगर बात करें तो राजस्व घाटा का जो हमारा जो आंकड़ा है वो 1.5% है और ये हमारा 25-26 का टारगेट है कि 1.5% रहना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी देश के लिए जो राजस्व घाटा होता है वो देश में जितना राजस्व घाटा ज्यादा होगा उतना देश की आर्थिक बदहाली को बताता है। अगर आपका पूंजीगत घाटा होता है तो ये माना जाएगा कि देश आर्थिक तरक्की अगर अभी नहीं तो कल जरूर करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि राजस्व घाटा का मतलब हो गया कि जो राजस्व आय प्राप्ति होती है उसका जो खर्च जो होता है वो होता है खर्च ऋण की अदायगी पर खर्च होता है या फिर देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए खर्च होता है या फिर पूंजीगत जो जो हमने ऋण लिया या फिर डिफेंस पर खर्च होता है। इन सब खर्च को ही अगर कुल इनकम में से घटाते हैं तो हमारा राजस्व घाटा निकल करके आता है। लेकिन पूंजीगत घाटा में क्या होता है कि जितना हमको पूंजीगत आय होता है उतना हम कहीं पर अगर इन्वेस्ट और जो पूंजीगत आय होता है उसको पूंजीगत आय को और जो हम जो पूंजी लगाते हैं देश के तरक्की के लिए, मान लिया कि हम कहीं इंडस्ट्री लगाते हैं उसमें जो पैसा खर्च होता है उस खर्च को हम पूंजीगत व्यय कहते हैं, कैपिटल उसको एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद जो हमारे पास जो डेटा आता है वो होता है पूंजीगत घाटा। और पूंजीगत घाटा से ये माना जाता है कि अगर मान लिया कहीं पर उद्योग आप लगाते हैं तो भले आज उद्योग के कार लगाने से पैसा आपका ज्यादा लॉस हुआ लेकिन आने वाले समय में उससे आपको इनकम ही होगा। तो राजस्व घाटा का जो डेटा है हमारे पास 1.5% का प्रोजेक्शन है कि अनुमानित है कि 2025-26 में होना चाहिए। इसी तरह से एक और टर्म आता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा से छोटा होता है। इसमें अगर देश में जो ऋण लिया जाता है और ऋण पर जो ब्याज की अदायगी की जाती है, अगर राजकोषीय घाटे में जो खर्च हो रहा है ब्याज की अदायगी में, अगर ब्याज की अदायगी को अगर हटा दिया जाए तो वो हमारा हो जाता है प्राथमिक घाटा और उसका डेटा है 0.8%। इसी तरह से अगला जो टर्म आता है, जो क्वेश्चन आता है वो है विदेशी मुद्रा भंडार पर, जिसको फॉरेक्स भी कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये क्या होता है दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है उसमें आते हैं जो डॉलर हमारे देश में आते हैं वो विदेशी मुद्रा भंडार में जाके जमा हो जाते हैं। इसी तरह से जो एसडीआर होते हैं, एसडीआर मतलब हो गया स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, यह वह मुद्रा है जो कि आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये निर्गत किया जाता है अपने सदस्य देशों को। अगर उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उस तरह की नहीं है, अगर कमजोर पड़ जाती है तो आपस में व्यापार करने के लिए एक वैकल्पिक जो मुद्रा होती है वो मुद्रा एक जारी करती है आईएमएफ, जिसको कि एसडीआर कहते हैं। तो एसडीआर जितना रहता है, डॉलर जितना रहता है और साथ ही साथ आईएमएफ में
जो रिजर्व रहता है, आईएमएफ में कुछ पैसे सरकार रिजर्व के रूप में रखते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उस पैसे के अगेंस्ट में वहां से कुछ डॉलर आ सके, कुछ एसडीआर प्राप्त हो सके। तो विदेशी मुद्रा भंडार में आते हैं डॉलर, एसडीआर, आईएमएफ का रिजर्व, ये सब मिलकर के देश की विदेशी मुद्रा भंडार को बनाते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हम देश से जो आयात करते हैं, विशेष रूप से तेल का जो आयात करते हैं, उसके लिए हमको इन्हीं सब मुद्रा की जरूरत पड़ती है खर्च करने की। अगर देश में डॉलर कम पड़ जाए या एसडीआर कम हो या आईएमएफ से सपोर्ट किसी देश को न मिले, तो जो जरूरी गुड्स का आयात करना पड़ता है, जिस पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी रहती है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, तो उसके आयात में कमी हो जाती है। जब पेट्रोल ही कम पड़ जाएंगे, जब कोयला ही कम पड़ जाएगा, जाहिर सी बात है देश की जो अन्य गतिविधि है वो भी प्रभावित होगी। तो विदेशी मुद्रा भंडार भी जितना बड़ा रहता है, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतना प्रभावशाली और ठीक रहता माना जाता है। अगर इसके आकार की बात करें तो 2024-25 में भारत में जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार था वो था 634.6 बिलियन डॉलर। और जो टॉप जो देश हैं जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है वो है चाइना, सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार ये बचा करके रखे हैं। दूसरा है जापान, और तीसरा है स्विट्जरलैंड, और चौथा है भारत। मतलब भारत चौथा देश है, बड़ा देश है, जिसके पास सबसे बड़ा ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। इसी तरह से अगर छोटा सा और भी फैक्ट्स देख लेते हैं कि हमारे ऊपर जो विदेशी ऋण है वो कितना, उसका फिगर है जीडीपी के अगेंस्ट में, उसका फिगर है 19.4% हमारे देश में ऋण है, हमारे देश के ऊपर बोझ है। इसी तरह से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो वित्तीय समावेशन का जो रिपोर्ट समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अनुसार 2024 में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के अनुसार भारत में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो है 64.2%। इसका मतलब वो भी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड है वो भी एक तरह से देश में के जो आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक जो विकास है, उसको ही एक तरह से दर्शाता है। इसी तरह से एनपीए एक वर्ड आता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये क्या होता है, कोई भी बैंक अगर किसी को अगर कर्ज देता है और वो कर्ज अगर एक तय सीमा के बाद वापस नहीं आता है तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट माना जाता है। मतलब माना जाता है कि वो पैसा डूब गया, और ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं रहता है। तो एनपीए का जो डेटा है वो 2024 में 2.6% रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि पहले ये डाटा बहुत ज्यादा था, बड़ा था, लेकिन सरकार के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रयास के बाद जो बैंकों का जो ऋण था उसको वापस किया गया, और 12 वर्षों में सबसे कम एनपीए है अभी, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा माना जाता है। अब इसी तरह से अभी हाल में एक न्यूज काफी चर्चा में रहा है, वो रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन। मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एमलगेमेशन किया जा रहा है, उसका समामेलन किया जा रहा है, एकीकृत किया जा रहा है। देश में जितने भी क्षेत्रीय बैंक हैं उन सब बैंकों को मिला करके केवल 43 बैंक बनाया गया है। बिहार में भी कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना 1975 में किया गया है, और इसका मॉनिटरिंग नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि इकोनॉमिक सर्वे पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहता है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक जो सर्वे के जो मेन जो मेजर्स होते हैं, मेन जो संकेतक होते हैं, आर्थिक संकेतक, उसके बारे में आपको बताया। आर्थिक वृद्धि क्या है, और दुनिया का या भारत का या बिहार का आर्थिक ग्रोथ क्या है, कृषि का क्या ग्रोथ है, उद्योग क्या ग्रोथ है, सेवा क्षेत्र व्यापार का क्या ग्रोथ है, और व्यापार में क्या हिस्सेदारी है भारत की दुनिया में, राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा की क्या स्थिति है, प्राथमिक घाटा की क्या स्थिति है, विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति क्या है, विदेशी ऋण क्या की स्थिति क्या है, एनपीए की क्या स्थिति है। इन सब के बारे में आपको मैंने थोड़ा थोड़ा सा बता दिया है, और अगर आप इस वीडियो के 2 से 4 बार अगर सुनेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और इकोनॉमिक सर्वे से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको कहीं भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम
अब बजट पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और उसमें बिहार के बजट के साथ साथ देश के बजट पर भी चर्चा करूंगा। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।